नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारे लिए जो टॉपिक था वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से दो इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मात्र मैंने आपको इसकी थीम एक्सप्लेन की थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है और किस तरह से एक इवेंट दूसरे इवेंट के कारण इफेक्ट होता है। कंडीशन है यहां पर, यदि ये इवेंट हुआ तो इसके कारण दूसरा कैसे हुआ, कितना हुआ। एक बहुत शानदार बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूं, देखना। जैसे हमारी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके। उसमें से 15 स्टूडेंट्स लाइक टी, चाय पीना पसंद करते हैं। 10 स्टूडेंट्स कॉफी पीना पसंद करते हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं वो दोनों को लाइक करते हैं। चाय भी पी सकते हैं, वो कॉफी भी पी सकते हैं, दोनों लाइक करते हैं। जो अवेलेबल हो वो पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां सोच रहे होंगे कि सर आपने स्टूडेंट तो बताए थे 20, यहां तो हो गए बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं हुआ, यहां 20 स्टूडेंट ही है। कैसे है, आइए। एक्चुअल में यहां पर हम चाय पीने वालों को टी से लिखें, कॉफी पीने वालों को सी से लिखें, तो उनका यूनियन बनेगा पी टी यूनियन सी, जो हमारा सेट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में सेट। तो यहां पर हो गया पी टी प्लस पी सी और माइनस पी टी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो हम टोटल नंबर या फाइंड आउट करेंगे तो पी टी यानी टी को लाइक करने वाले कितने हैं 15, कॉफी लाइक करने वाले कितने हैं 10 और माइनस दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं 5। ये 25 माइनस 5 कितने हो गए 20 है, यूनियन 20 आ रहा है। अब इसमें से मैं कुछ निकालता हूं। एक दिन मैंने आवाज लगाई क्लास में जाकर कि जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं वो बाहर आ जाओ। तो साहब ये 15 लोग उठ के आ गए, यानी टी वाला काम हो चुका है, चाय पीने वाले लोग बाहर आ चुके हैं। पर आप इसमें ये भी देखें कि 5 लोग वो भी आए हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। क्योंकि इसका एक्चुअल में जो आप संख्या कैसे पता करोगे, मैं यहां थोड़ा और डीपली आपको ले चलता हूं। एक्चुअल में देखिए, हम ये बात करते हैं, मैं यहां लिखूं केवल चाय पीने वाले कितने हैं। आप कहेंगे सर 15 है, बट 15 में 5 वो भी शामिल है जो कॉफी भी लाइक करते हैं। तो आप केवल चाय वालों की संख्या ज्ञात करोगे तो 15 में से दोनों वालों की संख्या, 15 में से कॉमन वाली संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो केवल चाय पीने वाले 10 ही लोग हैं। ये 5 तो वो हैं जो दोनों लाइक करते हैं। समझ में आ गया। फिर आगे हम बात करें इससे कि केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं। तब आप इस 10 में से बोथ वाली नंबर माइनस कर दोगे। 5 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पसंद करते हैं और दोनों चाय और कॉफी दोनों को लाइक करने वालों की संख्या हो गई हमारे पास में 5। तो सम आ गया, इनका जोड़ आ गया 20। राइट। अब मैंने कहा, एक दिन मैंने क्लास में जाकर बोला कि जो लोग चाय पसंद करते हैं वो बाहर आ जाइए। तो कितने लोग आए, ये 10 तो आने ही थे क्योंकि ये 100% चाय लाइक करते हैं। ये 5 भी आ गए, समझ में आ गया। ये 5 भी आ गए, टोटल कितने लोग बाहर आए
15 लोग बाहर हैं। 15 लोग। जब मैंने चाय पीने वालों को बाहर बुलाया तो अपने आप ही 5 कॉफी वाले भी आ गए। जब मैंने चाय पीने वालों को बाहर बुलाया तो स्वतः ही अपने आप ही 5 कॉफी पीने वाले भी बाहर आ गए, कॉफी लाइक करने वाले बाहर आ गए। यानी मैंने एक काम किया, मैंने एक इवेंट को किया तो उसमें दूसरे इवेंट का थोड़ा सा भाग अपने आप ही घटित हो गया। समझ रहे हो बात को? मैंने एक इवेंट किया पर उसमें दूसरे इवेंट का कुछ अंश स्वतः ही घटित हो गया, अपने आप ही घटित हो गया। इट मीन्स यानी टी वाला काम होता है तब सी वाला काम भी कुछ हो जाया करता है। समझ में आ गई? जब टी वाला काम होता है, फर्स्ट इवेंट एक घटना घटित होती है तो उसमें दूसरी घटना का कुछ अंश स्वतः ही घटित हो जाता है। और वो कैसे लिखा जाएगा कि जब टी हुआ तो उसमें सी कितना हुआ। टी मीन्स जब चाय वालों को बुलाया तो कॉफी वाले कितने आए। यानी जब चाय पीने वालों की घटना घटित होती है तो कॉफी वालों की कितनी घटित होती है? साब उतनी घटित होती है जितनी चाय वालों को बुलाने पर कॉफी वाले उसमें आए थे। कितने आए थे? 5 आए थे, 5 आए थे। और 5 क्या है? बोथ के इक्वल है। बोथ मतलब जो चाय और कॉफी दोनों को लाइक करते हैं। समझ में आ गई? और कब? जब टी वाली घटना घटित हुई, टी वाली घटना घटित हुई तो उसमें कॉफी वाली घटना कितनी घटित हो गई ये जानने के लिए क्या सूत्र है कि टी वाली घटना घटित हुई तब उसमें कितना कॉफी का भाग घटित हुआ, उसकी संख्या ऊपर और चाय वालों की संख्या टोटल नीचे। यदि उसको मैं पहले से प्रोबेबिलिटी नहीं लिखूं तो आपको पता है कि ये टोटल क्या है? संख्या है। आ रही बात समझ में? ये टोटल संख्या है। अब इसको हम प्रायिकता में बदलेंगे तो आपकी भाषा क्या कहती है? 100% आपकी भाषा कहती है कि अपेक्षित परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो यहां पर फेवरेबल क्या कि जब चाय वालों को बुलाया तो कॉफी वाले कितने आए? 7, 5 आए। ठीक है ना? कब? जब चाय वालों को बुलाया। चाय वाले कितने थे? 15। समझ रहे हो बात को? अभी ये संख्या में है, प्रायिकता में नहीं है। प्रायिकता में बदलने के लिए कुल इवेंट्स की संख्या, टोटल इवेंट्स का भाग लगाया जाता है। 5/20, 15/20। आप इसको हम आगे सोल्व करें। 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आया? 5/15। 5/15 यानी हुआ क्या? 1/3। सर 1/3 आंसर कैसे हुआ? चलो कॉमन सेंसली बता दे आप, वो तो मैथमेटिकल आंसर है। कॉमन सेंसली बिना पेन उठाए क्या हुआ कि आपने चाय वालों को बुलाया, कितने आए? 15। उसमें कॉफी वाले कितने हैं? 5। टोटल बुलाए 15, कॉफी वाले कितने हैं? 5। तो 5 15 का 1/3 नहीं होता क्या? 1/3 होता है, आंसर ही 1/3 ही है। तो एक इवेंट जब होता है तो दूसरे इवेंट का कुछ भाग उसमें स्वतः ही हो जाता है, हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ, कई बार क्या होता है कि साहब जो क्रिकेट और जो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, तो क्रिकेट वाले जो लोग हैं वो अक्सर फुटबॉल खेलते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। तो आप क्रिकेट वालों को बुलाओगे, क्रिकेट पसंद करने वालों को बुलाओगे तो उसमें अपने आप ही कुछ लोग फुटबॉल वाले आ जाएंगे। आपने बुलाया क्रिकेट वालों को और उसमें कुछ लोग स्वतः ही फुटबॉल वाले आ गए। तो जब एक इवेंट होता है तो उसमें दूसरे इवेंट का कुछ भाग स्वतः ही अपने आप ही घटित हो जाता है। तो इस प्रकार जब एक इवेंट हुआ तो उसके कारण दूसरा इवेंट प्रभावित हो गया। तो जब एक घटना के कारण दूसरी घटना प्रभावित होती है तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है। वो कैसे पता करें? आइए
तो देखिए एक बहुत ही शानदार इवेंट आपको बताता हूं मैं। जैसे हमारे स्कूल में शाम को एक्स्ट्रा क्लास लगती है और वो भी इंग्लिश की लगती है, और एक्स्ट्रा क्लास लगती है 12th क्लास की, 12वीं की। तो उसमें आपको पता है जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं वो भी आए होंगे, प्लस जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है वो भी आएंगे, और जिसने आर्ट्स ले रखी है वो भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में सभी अलाउ है और इंग्लिश सबके कॉमन है, कंपलसरी इंग्लिश की क्लास लग रही है। तो इन तीनों में से किसी भी फैकल्टी का बच्चा ये क्लास अटेंड करने आ सकता है। अब मैं ऐसे इमेजिन करता हूं, यहां पर इसको हटा दो, हम 2 क्लास की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आया, 3 के इवेंट ज्यादा हो जाएंगे एक बार आपके लिए। इसको मैं ए कहता हूं इसको मैं बी कहता हूं। तो जब इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगती है इसको मैं एफ कहता हूं। यानी जब एफ घटित होता है तब ए और बी का थोड़ा थोड़ा अंश, यानी ए व बी का कुछ अंश, पूरा नहीं हुआ, पूरी साइंस ए और कॉमर्स बी नहीं आई थी, कुछ बच्चे आए थे जो नजदीक हैं, आराम से घर जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, जिसको जरूरत है वो लोग रुके थे एक्स्ट्रा क्लास लेने। पूरी की पूरी साइंस भी नहीं आई थी, पूरी पूरी कॉमर्स भी नहीं आई थी। पर आप देखो जब एफ घटना घटित होती है, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगती है, तो थोड़ा सा अंश साइंस का भी इसमें शामिल हो गया, थोड़ा सा अंश कॉमर्स का भी हो गया। यानी घटना एफ घटित होती है तो घटना ए का भी कुछ अंश स्वतः ही घटित हो जाता है, घटना बी का भी कुछ अंश स्वतः ही घटित हो जाता है। तो मैंने ये पूछा कि बताइए कि साइंस और कॉमर्स दोनों को मिलाकर कुल कितने लोगों ने क्लास लेनी, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रही। तो मैं इसको लिखूंगा कि जब एफ इवेंट हुआ तब ए यूनियन बी कितना हुआ, ये पता करने का सूत्र होता है पी ए बाई एफ। यानी एफ जब घटित हुआ तो साइंस वाले कितने थे, पी बी बाई एफ। यानी जब एफ घटित हुआ तो वहां बी वाले कितने थे, कॉमर्स वाले कितने थे, और पी यहां पर कौन होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और बाई एफ। समझ रहे हो बात कि दोनों में कॉमन कितने थे। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कॉमर्स और साइंस में कुछ कॉमन होता है, नहीं होता है, मैथ्स होती है। पहले कॉमर्शियल मैथमेटिक्स चलती थी, अपनी साइंस की मैथ अलग चलती थी, बट आजकल आर्ट्स वाला भी अपनी मैथ ले सकता है, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला सब ले सकता है। यानी आप साइंस का बच्चा संस्कृत भी ले सकता है, ये एडिशनल विषय में सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां समझ लीजिए ऐसा होगा। और इस पे क्यों जाते हो आप, यहां पर आम खाओ ना पेड़ क्यों गिन रहे हो। आप कॉन्सेप्ट समझो कि जब ए घटना एफ घटित हो रही है तो कुछ अंश ए का भी घटित हो रहा है, कुछ अंश बी का भी घटित हो रहा है, और यहां पर दोनों को मिलाकर ए और बी के सम्मिलित रूप से कितना घटित हुआ जब एफ घटना घटित हुई, यानी एक्स्ट्रा क्लास लगी तब ए और बी का सम्मिलित रूप से कितना भाग हो गया, वो ऐसे क्या करें। समझ में आ गई यहां तक, समझ में आ गई यहां तक। अब सुनिए, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फॉर्मूले हैं याद रखना। अब फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि जब ए तथा बी अपवर्जी घटना हो, अपवर्ड जिसको कहते हैं इसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो, कुछ कॉमन नहीं है। सपोज करो किसी भी कॉमर्स के बच्चे ने मैथ्स नहीं ले रखी, तो साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों में कोई भी सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, तो कोई भी क्लास वहां कॉमन नहीं है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ गया। कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0। जब कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन तो कॉमन वाले पार्ट का बनता है, तो इंटरसेक्शन हो गया 0। तब फॉर्मूला क्या बन गया, तो सेकंड इसका जो फॉर्मेशन होगा तो पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ। समझ में आ गई कहानी, यानी इंटरसेक्शन अब क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक और अच्छे से इवेंट की। वो इवेंट ये है
ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं पी एफ बाई ए कितना होगा, तो साहब इस जो मैंने लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये सब लिखा है, इसका मीनिंग तो समझो। इसका मीनिंग क्या है? जब ए हुआ तो एफ कितना हुआ, ए हुआ तो एफ कितना हुआ, जब ए हुआ तो एफ तो 100% हुआ, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है। तो एफ तो किसको कहा है? पूरी क्लास को कहा है। ए उसमें थोड़ा सा भाग है, बी उसमें थोड़ा सा भाग है। मान लो 10 बच्चे साइंस के हैं, 5 बच्चे कॉमर्स के हैं, जब इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगी 15 बच्चे आए, तो एफ जब हुआ तब ए कितना हुआ? ए 100% हुआ। और ए और एफ में कॉमन क्या है? ए होगा। क्लियर है? एफ और ए में कॉमन क्या है? ए है। तो यहां पर इसको लिखना तरीका आया पी एफ इंटरसेक्शन ए और बाई पी। अब आप कहेंगे सर एफ और ए में कॉमन तो खुद ए है, तो यहां पर लिखा जाएगा पी ए और बाई पी ए कितना आ गया? 1 आ गया। यानी यहां मेरी भाषा में सुनो, जब कोई छोटा इवेंट हैपन होता है तो उसके रेस्पेक्ट में मूल बड़ा इवेंट कितना हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सपोज करिए, आप अच्छी तरह समझिए इस बात को, कि जैसे मैंने अभी कहा एक्स्ट्रा क्लास लगी, समझ में आ गया? एक्स्ट्रा क्लास लगी तब ए कितना हुआ? तो ए कंप्लीट हुआ। बट मैं कहूं कि साइंस की क्लास लगी तब एक्स्ट्रा क्लास वाले कितने लोग आए, तो एक्स्ट्रा क्लास वाले सारे साइंस में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ कॉमर्स के बच्चे भी एक्स्ट्रा में बैठते हैं, वो साइंस की क्लास में आकर तो नहीं बैठेंगे ना। तो जब ए अकेला होता है तो ए ही होता है, बी अकेला होता है तो बी होता है। पर मैं कहूं कि एक दिन एक इवेंट हुआ तो उसमें एफ का कितना भाग हुआ, तो ए और एफ में कॉमन कौन है? ए। तो दो घटनाओं में एक के घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, इसको ज्ञात करने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो हो गई है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई इतनी बात? फिर आगे देखिए, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करने वाली चीज है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बोरियत से भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकती, होने नहीं चाहिए, क्योंकि यहां दिमाग का इस्तेमाल करना सारा। यहां पर पेन बाद में चलेगा, पहले दिमाग चलेगा, आप सोचेंगे कि हो क्या रहा है। जैसे एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात है, कि जैसे मैंने कहा कि अपन बात करते हैं एक फैमिली में 2 बच्चे, ठीक है ना? ओके, और अब 2 बच्चे हैं तो दोनों की, आप तो पहले दिमाग में कैसे लगोगा दोनों बच्चे क्या है? अरे दोनों बच्चे बॉय होंगे। नहीं साहब ऐसा तो नहीं, एक बॉय और एक गर्ल होगा। फिर तीसरा कहता है नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एक गर्ल और एक बॉय हो सकता है। चौथा कहता है भाई साहब दोनों गर्ल्स भी तो हो सकती है। यानी एक फैमिली में 2 बच्चे होने के 4 संभव। तो हम देख रहे थे एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, अब वो 2 बच्चे किस तरह से हो सकते हैं? वो 2 बच्चे 4 तरह से हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स n इज इक्वल 4 है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं यहां कहता हूं कि 2 इवेंट यानी होती घटना, तो मैं इवेंट ही बोलूंगा उसको। 2 इवेंट है, एक तो ए है, ए में मैंने कहा कि बड़ा बच्चा लड़का है, इन दोनों में से बड़ा बच्चा लड़का है, यानी लड़का होना, उसको मैंने ए कहा है। और बी है दोनों बच्चों के
समझ में आई? बड़ा बच्चा लड़का है इस घटना को हम ए कहेंगे और दोनों बच्चे लड़का है इस घटना को अपन बी कहेंगे। क्यों जी? अब आगे सुनिए कि पी ए कितना हुआ, क्या बोला मैंने पहले, देखो बड़ा बच्चा लड़का है, इसको और थोड़ा सा मैं ले चलता हूं, यानी पहले संख्या ज्ञात करता हूं कि ए में कितने इवेंट आते हैं, कितनी घटना आती है। ए का मतलब बोला मैंने बड़ा बच्चा लड़का है, कितने इवेंट है, बड़ा बच्चा लड़का होना, तो यहां भी बड़ा बच्चा लड़का है और यहां पर भी बड़ा बच्चा लड़का है, टोटल इवेंट में 2। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए के एक्सपेक्टेड इवेंट्स कितने हो गए 2, टोटल इवेंट कितने हैं 4। इसको काटना मत, कैंसिल मत करना, आगे अपने को सुविधा रहेगी। फिर बी में देखते कितने हैं, सारी थीम समझो। बी में क्या बोला, दोनों बच्चों का लड़का होना, ऐसा एक ही बार है तो इसकी संख्या 1 हुई। तो पी बी की प्रोबेबिलिटी पता करो 1/4, समझ में आ गया। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एन क्या है, मतलब कितनी संख्या है। अब यहां इंटरसेक्शन को हमेशा अपनी लैंग्वेज में सोचना, फिर मजा आएगा। लैंग्वेज में क्या सोचना कि ऐसे इवेंट जिसमें बड़ा बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चे लड़का हो, दोनों गुण रखने वाला, बड़ा बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चे लड़का हो, यानी बोथ बेबीज आर बॉय और द एल्डर बेबीज आल्सो बॉय, ऐसा गुण रखने वाला इवेंट सिर्फ एक ही है। दोनों बच्चे भी लड़का है, दोनों बेबी भी बॉय है और बड़ा लड़का भी बॉय है, ऐसा एक इवेंट है। तो यहां पर इसकी संख्या होगी 1। तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आप सुनिए, मैं आपको ये कहता हूं, सुनिए यहां पर भाषा सुनिए। मैंने सवाल ये पूछा आपको कि जब बड़ा बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ लिया मैंने आपको। इसका मीनिंग क्या हुआ, बड़ा बच्चा तो लड़का है, यानी ये घटना तो हमें पता है, किसी ने बताया पड़ोसी ने, साहब बड़े वाला बच्चा तो लड़का है पर दोनों बच्चे लड़का है, ये मेरे को नहीं पता। तो हम इसके लिए हम कयास लगा रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि किसी काम के होने और नहीं होने का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हमें पता ही नहीं, हम तो गेस लगा रहे हैं, साहब पड़ोसी के वहां जो परिवार रहता है उसमें 2 बच्चे हैं, किसी ने हमें आकर बताया दो बड़े वाला बच्चा तो लड़का है, ये उससे मैं मिला हूं, मैं जानता हूं, ये तो कंफर्म हो गया, बड़ा बच्चा तो लड़का है। अब दोनों बच्चे लड़का है ये उसको भी नहीं पता जिसने हमें आकर बताया, और हमें भी नहीं पता, तो हम कयास लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो किसी घटना के होने और नहीं होने का जो अनुमान है, उसका गणितीय जो रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम यहां पर अनुमान लगा रहे हैं, क्या करें, देखो कि ये तो हमें पता है, इसको हमने क्या बोला, बड़ा बच्चा लड़का होना है, ए वाली घटना तो कंफर्म है, डेफिनेट है, ये तो हो चुकी है, इसका तो हमें मालूम चल गया। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम जब ए कंफर्म है तो बी है या नहीं, इसके लिए हम क्या कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो हम क्या पता करेंगे कि साहब ए तो हो गया, हमें पता है, जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना। अब ये हो गया, ए घटना 100% कंप्लीट है, ये घटना घटित हो चुकी है, तब बी कितना घटित हो रहा है, यानी दोनों बच्चे लड़का होने के कितने चांस हैं, उसका सूत्र बना पी ए इंटरसेक्शन बी, बताया था अभी मैंने चाय कॉफी वाले में, और अपॉन पी ए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ए की प्रोबेबिलिटी 2/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 इसका आंसर। इसको एक बार अच्छी तरह देख ले, समझ ले, अपने दिमाग में बिठा ले। इसी तरह का 100% कह रहा हूं, 16.1 में सारे के सारे सवाल इसी तरह के आएंगे, इसी थीम पे आएंगे, इसी तरह करने होंगे। एक में भी भाषा चेंज नहीं होगी, एक में भी मेथड चेंज नहीं होगा। देख लें एक बार इसको आराम से।
अब मैं एक डाउट लेता हूं और वो डाउट अपना एग्जांपल भी ले लें अपन, चाहो तो आप, और चाहो तो मैं यहां से अपनी एक्सरसाइज का सवाल उठा सकता हूं, और आप चाहो तो नहीं, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्टली आपको इवेंट्स के बारे में दिया है। डायरेक्टली इवेंट्स के बारे में देने का मीनिंग समझ रहे हो आप, कि आपको पीए इवेंट दे रखा है, पीबी दे रखा है, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा ये भी दे रखा है। तो हम एक बार फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एग्जाम्पल को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि एग्जाम्पल को बुक में से देखना चाहिए, पर उसको सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, हमें हमारी ओर से एफर्ट करना चाहिए सोल्व करने का। फिर जब नहीं आता या आंसर नहीं मैच हो रहा है, तब आपको उसमें देख के सीखना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती की और उसने कैसे सही कर दिया, तो तब हमें मैच करना चाहिए। पहले उसका आंसर सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। देखते हैं क्या है। यदि पीए 6/11 है, पीबी 5/11 है और इंटरसेक्शन 7/11 है, हमें सब गिवन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है पीए 6/11, पीबी 5/11 एंड इंटरसेक्शन इज 7/11। ओके, हमें फर्स्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट में पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है। सॉरी, ये यूनियन गिवन था। तो हमें पता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए यूनियन बी। जब यूनियन चाहिए तो इसको उठाकर यहां ले जाओ, इसको यहां ले आना, इंटरसेक्शन में ये हो गया। ये लिखूंगा मैं 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, सबका एलसीएम 11 आएगा। ये 11 माइनस 7 4/11। तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। फर्स्ट बिकम कंप्लीट। नेक्स्ट पूछ रहा है पी ए बाई बी। आप समझ ले, मैं एक ही लैंग्वेज में बात करूंगा आपसे। ए बाई बी का मीनिंग है इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो नीचे है वो नीचे। समझ में आ गया? इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट हो चुका है 4/11 और बी है हमारे पास 5/11। 11 से 11 कैंसिल, आंसर आ गया 4/5। कंप्लीट है। फिर इसका थर्ड जो पोर्शन है उसकी बात करेंगे। वहां पूछ रहा होगा बी बाई। अभी मैं आपको बताकर गया हूं, इसका डायरेक्टली मीनिंग समझना। आप तो ऊपर और नीचे अपनी भाषा में, एक ऊपर है एक नीचे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर लिख देना और जो नीचे है उसको नीचे लिख देना। ओके, इंटरसेक्शन 4/11 और पीए था 6/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 4/6, कैंसिल करोगे 2/3। इस तरह से सारे डाउट होने। यहां पर पीए क्या है, पीबी क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सब बनाकर दिया था, ऑलरेडी था, गिवन था, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी और आंसर फाइंड आउट किया। बट जब लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, भाषा वाले सवाल आते हैं जिसमें लैंग्वेज आती है, उनमें से ये सब हमें खुद को बनाना पड़ता है। ए क्या है, बी क्या, ये भी डिफाइन हमें खुद को ही करना पड़ता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। एक सवाल ऐसा लेता हूं जिसमें लैंग्वेज हो। आइए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, बहुत शानदार है, देखना क्या कह रहा है एग्जाम्पल। एक प्रशिक्षक के पास 300 तो ट्रू फॉल्स के आसान प्रश्न है, इजी और हार्ड, दो तरह के होते हैं। ट्रू फॉल्स में 300 आसान वाले यानी इजी वाले क्वेश्चन है और 200 ट्रू फॉल्स में हार्ड वाले क्वेश्चन है। 300 इजी वाले और 200 हार्ड वाले। समझ में आया कि 300 तो है इजी वाले और 200 है हार्ड वाले। आगे देखिए, फिर 500 मल्टीपल चॉइस वो होते हैं, इसमें ABCD आता है, ABCD में से अपन चूज करते हैं, ए सही है, बी सही है,
MCQ जिसे बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने? 500, और वो भी कौन से? इजी वाले, और 400 है मल्टीपल चॉइस हार्ड वाले। पहले इसका हिसाब लगाते हैं जो बोला उसने, फिर आगे काम करें। फिर आगे बताता हूं आपको हमें क्या कह रहा है। फिर कह रहा है यदि इन क्वेश्चंस के ग्रुप में से, सारे क्वेश्चन मिक्स पड़े, हमें पता नहीं कहां पड़े, इनमें से एक क्वेश्चन को रैंडमली चूज किया गया और इस क्वेश्चन के इजी होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि हमें यह पता है कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ABCD वाला क्वेश्चन है। ये तो हमें पता है कि ये ABCD वाला क्वेश्चन है, ABCD वाला क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। पर इसी क्वेश्चन के इजी होने की, आसान होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो इसको देखना, ऐसे डाउट थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, और मैं कंफ्यूज आपको होने नहीं दूंगा। 100% आपको श्योर करूंगा कि आप कैसे करेंगे। ट्रिक देखना, आप ऐसे बनाने बैठोगे ना, सोचने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कह दिया इसने। यहां पर ऊपर तो लिखूंगा मैं, ये तो गया ट्रू फॉल्स, ये हो गया मल्टीपल चॉइस। ध्यान रखिए भाई, बहुविकल्पी को मल्टीपल चॉइस बोलते हैं और सत्य असत्य को ट्रू फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहां टोटल आ जाएगा, समझना आराम से, यानी इधर तो हो गई क्वेश्चन, ठीक है, और इधर जो होंगे वो हो गए हमारे टाइप। क्वेश्चन का टाइप कैसा है? इजी है, हार्ड है? इजी और हार्ड। और यहां भी आ गया टोटल। आप अपनी बुक में एग्जांपल में ऐसा सोल्व नहीं किया, आप देखना, समझना, इसको बढ़िया समझ में आएगा आपको। ट्रू फॉल्स कितने बताए थे? 300। कौन से वाले? इजी वाले, समझ रहे हो? इजी वाले कितने थे? ट्रू फॉल्स 300। हार्ड वाले कितने थे? 200। समझ में आ गया? इजी वाले मल्टीपल चॉइस 500, हार्ड वाले मल्टीपल चॉइस 400। टोटल ट्रू फॉल्स कितने हैं? 500। टोटल मल्टीपल चॉइस कितने हैं? 900। टोटल इजी कितने हैं? 800। टोटल हार्ड कितने हैं? 600। इनका सम कितना आ रहा है? 1400। इनका सम कितना आ रहा है? 1400। टेबल समझ में आ गई? टोटल इजी 800, टोटल हार्ड 600, ट्रू फॉल्स 500, मल्टीपल चॉइस 900, टोटल क्वेश्चन 1400, टोटल क्वेश्चन 1400। तो प्रोबेबिलिटी तो 1400 में से काउंट होनी है। कैसे होनी है? इसने कहा है कि मुझे ये तो पता है कि वो मल्टीपल चॉइस है, उसके आसान होने की बताओ। तो मैं दो इवेंट यहां डिफाइन करूंगा। एक तो हो गया उस प्रश्न, उस क्वेश्चन की आसान, उस प्रश्न का आसान होना तो ए है, और बी किसको कहा है मैंने? उस प्रश्न का मल्टीपल चॉइस होना, यानी बहुविकल्पी होना, मैंने क्या कहा? बी कहा। अब उसने, हम यहां पर पहले निकालेंगे पी ए कितना है। पी ए मतलब आसान होने के, आसान कितने हैं? 500 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आसान कितने? 500। कितने में से? 1400 में से। रिजल्ट क्या आया? 5/14। कोई दिक्कत है? फिर पीबी फाइंड आउट करेंगे। पीबी मतलब समझना, बी किसको कहा है मैंने? मल्टीपल चॉइस। टोटल मल्टीपल चॉइस कितने हैं? 900। तो प्रोबेबिलिटी होगी 900 बटे 1400, यानी 9/14। समझ में आ गई इतनी बात? फिर दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यानी आसान भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। देखिए इधर बोर्ड पे आसान भी है और मल्टीपल चॉइस, ऐसे कितने हैं? केवल 500 है। जो आसान भी है, मल्टीपल भी है, आसान भी है, मल्टीपल भी। कितने हैं? 500।
तो ये हो गया हमारे पास 500 बाई 1400, ये भी रिजल्ट आया 5/14। क्लियर है इतना? हमें क्या पूछ रहा है कि ये तो है, सॉरी ये तो है, यानी बी तो हो चुका है, जो हो चुका वो नीचे, जो हो चुका है वो नीचे, जो पता करना वो ऊपर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। इंटरसेक्शन है हमारे पास 5/14 दिख रहा है आपको बोर्ड पे, आराम से देख लो। और बी है हमारे पास में 9/14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 5/9। मैच कर लीजिए कि नहीं आया? इस तरह से डाउट सोल्व करना है, धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, कॉमन सेंस रखना है, आईक्यू पावर का यूज करना है, फिर सोल्व करना है। बहुत अच्छा डाउट था, ऐसे आप सोचने बैठते तो आपसे 100% डाउट नहीं होता। बहुत अच्छा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। होमवर्क जरूर करें और पढ़ाई करें।